मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इस चैनल पर विभिन्न प्रकार के वीडियोस, कानून से लेकर जनरल नॉलेज, मोटिवेशनल, सभी तरह की जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में व्हाट आर दी वेरियस स्टेजेस ऑफ ए सिविल सूट बताने जा रहा हूं। ऐसी कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो एक दीवानी दावे में आपको जानना चाहिए। दीवानी दावा क्या होता है, सिविल केसेस की संपूर्ण स्टेजेस क्या होती हैं, ये एक आम आदमी को मालूम होना चाहिए। दीवानी दावा फाइलिंग से लेकर और लास्ट में उसके डिस्पोजल तक किस तरह से वो केस चलता है, संपूर्ण प्रक्रिया आपको मालूम होनी चाहिए। कंप्लीट प्रोसीजर सूट कैसे होता है दावे का, तो जो भी व्यवहार न्यायाधीश या व्यवहार न्यायालय होते हैं, ये इसलिए वर्ड रखा गया है क्योंकि सिविल जज के रूप में लोगों की नियुक्ति होती है जो आपके मामले को सुनते हैं। क्रिमिनल में वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से सिविल जज क्लास 1 हो जाते हैं, बाद में प्रमोशन पाकर एडीजे डीजे बनते हैं। तो ये व्यवहार न्यायाधीश जो होते हैं वो अधिकारों को निश्चित करने के लिए दावों को जुरिस्डिक्शन के अनुसार सुनते हैं। इन दावों में खास तौर पर अधिकारों का निर्धारण, धन संबंधी, वसूली संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी, ये सब केसेस, संविदा संबंधी कोई वादी और प्रतिवादी के मध्य चलते हैं। जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वादी प्रतिवादी के विरुद्ध सिविल न्यायालय में दावा चलाता है और दावा लगाता है। वकील साहब को आपको करना इसलिए आवश्यक रहता है कि वो कानूनी जानकारी रखते हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित वादी प्रतिवादी के मध्य खाली कराना है आपको, या कोई आपने लेन देन किया है, रुपए। ए और बी सूट रहते हैं, ए अदर प्रकार के हैं, बी मनी सूट रहते हैं। व्यवहार प्रकरण में कभी भी दंड नहीं दिया जाता है। इसके लिए क्रिमिनल कोर्ट्स, जो कि इन्हीं न्यायाधीशों को अधिकारिता रहती है क्रिमिनल केसेस को सुनने की, दंड न्यायालय के रूप में ये दंड नहीं देते हैं। ये अलग से जब क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं तब ये दंड के रूप में निर्धारण करते हैं कोई अपराध घटित होने पर। तो व्यवहार न्यायालय को सिविल मुकदमा देखना होता है और ये क्षेत्राधिकार, जैसा मैंने अलग से बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन में उन्हें अधिकारता दी गई है उस आधार पर मामलों की सुनवाई करते हैं। तो सिविल या दीवानी जो मामले हैं इनमें व्यवहार प्रकरण भी कहा जाता है। अधिकार आपका तय होता है। मकान मालिक किराएदार के मध्य कोई झगड़ा है, रुपये पैसे का कोई झगड़ा है, मकान खाली कराने का झगड़ा है, बंटवारे का झगड़ा है, मकान मालिक और किराएदार का कोई हिस्से का झगड़ा है, या पार्टनर्स के बीच कोई राइट डिटरमिन होना है, ये सारे मामले इन दीवानी वाद या सिविल वाद कहलाते हैं। मनी रिकवरी से संबंधित कोई मैटर है, गुड्स रिकवरी से संबंधित है, आप माल भेज देते हैं, व्यापारी है, लोन लिया किसी ने और वो उसको नहीं पटाया, प्रोमिसरी नोट से संबंधित है, प्रॉपर्टी के संबंध में, ओनरशिप के संबंध में, तो इनमें अधिकार तय होते हैं। राइट्स और रिलीफ, वेयर देयर इज राइट देयर इज ए प्रॉपर्टी का कोई पोजीशन लेना है आपको। तो इस तरह सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जिसे व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 कहा जाता है, ये अंग्रेजों के समय का कानून है और इतना परफेक्ट कानून है कि ये सभी दीवानी न्यायालयों में पूरी जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो बताता है। ये प्रोसीजरल लॉ है। कुछ ऐसी स्टेजेज हैं जो आपको जाननी चाहिए। कोई भी दीवानी दावा जब लगाया जाता है तो सबसे पहले फाइलिंग ऑफ प्लेंटियर दावा कहा जाता है। ये दावा क्या होता है, दावा आपको जानना चाहिए। प्लेंटिफ लगाता है, वकील साहब से बनवाता है, जो भी उसको तकलीफ है उसको अपने दावे में पैरावाइज लिखता है, वकील साहब बनाते हैं, सारे फैक्ट सुनते हैं, कॉज ऑफ एक्शन, कब वाद का कारण उत्पन्न हुआ, कब क्या जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट फीस प्रॉपर दी गई है कि नहीं, लिमिटेशन के अंदर दावा है कि नहीं, ये सारी बातें आपको जानना चाहिए। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको जानना ही चाहिए, जैसे रिटन स्टेटमेंट है, जवाब दावा है। मैंने अलग से सब वीडियोज इस पे चैनल पर बनाए हुए, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सिविल जज क्या होते हैं, एडीजे क्या होते हैं, डिक्री क्या होती है, जजमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो ये कुछ स्टेजेस जो आपको दीवानी दावे में जानने चाहिए, उनको मैं क्रमानुसार बताता हूँ। सबसे पहले फाइलिंग ऑफ सूट है। जब कोई भी दावा, वाद कारण उत्पन्न हुआ, आप वकील साहब से मिले, सारे फैक्ट्स बताए, लॉ वो खुद देखते हैं, और उसके बाद फाइलिंग ऑफ प्लेंट। ये ऑर्डर 7 रूल जो है वो उसको आपको 7 रूल 1 और सेक्शन 26 सीपीसी का ज्ञान होना चाहिए। फाइलिंग ऑफ प्लेंट
प्रॉपर तरीके से बनेगा, वो सपोर्टेड बाय एफिडेविट होगा, वेरिफिकेशन क्लॉज इसमें रहता है। ये सब चीज़ें वकील साहब तैयार करते हैं और न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करते हैं। फाइलिंग ऑफ प्लेंट के बाद सर्विस ऑफ सम्मन्स आपको जानना चाहिए। विपक्षी के जो आपने दावे की प्रतियां पेश की हैं, कोर्ट फीस पेश की है, तलवाना पेश किया है, प्रोसेस, उसमें विपक्षी को सूचना पत्र भेजा जाता है। ये साधारण हो सकता है, रजिस्ट्री डाक से हो सकता है। ऑर्डर 5 रूल 20 में एक व्यवस्था दी गई है, यदि प्रतिवादी लेने से इनकार कर रहा है तो स्थानीय समाचार पत्र में पब्लिकेशन से हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर 5 के बाद कॉलिंग समन, समन यानी नोटिस। सर्विस ऑफ समन हो जाने के बाद अपीयरेंस ऑफ पार्टीज होता है। ये ऑर्डर 9 है। पक्षकार वहां उपस्थित होते हैं, जैसे वादी की तरफ से वकालतनामा वकील साहब देते हैं केस लड़ने के लिए, प्रतिवादी के भी वकील उपस्थित होते हैं। दावे की प्रति उन्हें मिल चुकी होती है या वो फिर वादी से महामान कर लेते हैं। इसके बाद अपीयरेंस ऑफ पार्टी ऑर्डर 9 के बाद रिटन स्टेटमेंट आता है जो ऑर्डर 8 में है। यह आपको जानना चाहिए। इसे जवाब दावा, जवाबुल हक या रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। वादी के जो दावा होता है उसका जवाब प्रतिवादी देता है। इसके बाद सेटलमेंट, कोर्ट एक सेटलिंग डेट लगाती है। बहुत सारे मामले कोर्ट ये कोशिश करती है कि ये प्रथम दृष्टया दोनों पक्ष आपस में सेटल कर लें। मैटर जो भी डिस्प्यूट है कोर्ट के बाहर भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं अगर मामला लग गया है तो। इसके बाद इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आपको जाननी चाहिए। प्रोसीडिंग्स, इनमें इंजंक्शन वगैरह की हो सकती है। दूसरा, कोई भी आपको ये सब तरह की जो बीच बीच में अमेंडमेंट की कोई एप्लीकेशन आ गई, बेटर पर्टिकुलर की आ गई, कोई और चीज की आ गई, ये आपको जानना चाहिए। फिर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेज किसी पक्षकार के आधिपत्य में आप उसे बुलाना चाहते हैं तो वकील साहब उसमें प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन लगाते हैं। सामने वाले को उसकी विपक्षी को कॉपी दी जाती है। दोनों पक्षों को न्यायालय सुनता है। इन आवेदनों का मिसलेनियस आवेदन जो होते हैं इंटरलोकेटरी ऑपरेशन, इनका डिस्पोजल कोर्ट करती जाती है। तो इस तरह प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की दरखास्त। फिर एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज है, ऑर्डर 10 है, और ये प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर 13 था। इसके बाद जो मैंने बताया, सबसे पहले एग्जामिनेशन में वादी का बयान होता है। वादी अपने सपोर्टिंग में जो भी उसके विटनेसेस हैं उन्हें ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर उनका बयान कराता है। ये ऑर्डर 10 में। फिर डिस्कवरी और इंस्पेक्शन है, ये भी ऑर्डर 9 में। एडमिशन होता है, एडमिट और डिनाइल। बहुत सारे दस्तावेजों को वादी के वकील साहब या प्रतिवादी के वकील साहब एडमिट कर लेते हैं। एडमिशन और डिनाइल का अर्थ यह है कि जो दस्तावेज एडमिट हो गए उन पर फिर साक्ष्य देने की आवश्यकता विशेष नहीं रहती है। और डिनाइल जिन जिन में किया है, जो फैक्ट्स ऐसे हैं कि जिनमें डिनाइल किया गया है तो उसके बारे में एविडेंस होती है। इसके बाद समरी, जो वो है समरीली, जो कुल मिलाकर अटेंडेंस वगैरह हुई है, वो एक आपको ये सब ऑर्डर 16 वगैरह भी पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद दोनों पक्षों की प्लीडिंग के आधार पर जिन फैक्ट्स में, जिन लॉ में आपस में विवाद बचा है उसके ऊपर ऑर्डर करने के लिए कोर्ट पॉइंट्स ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन, जिसे इश्यूज कहा जाता है, वो बनाती है। तो ये इश्यूज वाद प्रश्न कहलाते हैं, तनकी कहलाते हैं, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का काम पीठासीन अधिकारी का होता है, जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है। दोनों पक्षों को वो दिखाए जाते हैं। इसमें लॉ के भी कुछ इश्यू हो सकते हैं, बाकी फैक्ट्स पे हो सकते हैं, जिन पॉइंट्स पे कोर्ट को डिटरमिन करना है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ऑर्डर 14, यह आपको जानना चाहिए। फिर हियरिंग ऑफ सूट, सूट की सुनवाई कैसे चलेगी, ऑर्डर 18 में दिया हुआ है। इसके बाद जजमेंट और डिक्री के बारे में दिया गया है, तो डिक्री और जजमेंट ऑर्डर 20 में है। इसके बाद एग्जीक्यूशन होता है ऑर्डर 21, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, फैसला दिया जाता है, उसका निष्पादन कार्यवाही वो ऑर्डर 21 है। तो इस तरह कुल मिलाकर वेरियस स्टेजेस से सिविल ट्रायल चलती है। दीवानी दावा डिसाइड होता है। इसके बाद आपको अपील करने का राइट है, रिवीजन करने का राइट है। उस कोर्ट में रिव्यू का भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। सिमिलर न्यायाधीश के समक्ष विद इन 30 डेज आप पेश करें, और अगर ऐसे कोई फैक्ट्स हैं तो आप उसको कोर्ट को कन्विंस करके वो रिव्यू ही करा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से व्हाट आर दी वेरियस स्टेजेस ऑफ ए सिविल ट्रायल आपको बताया। फाइलिंग से लेकर दावे के एंड तक एट ए ग्लांस ये सारी स्टेजेस आपको जाननी चाहिए। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। जो भी लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े या सामान्य लोग हैं जिन्हें कानून थोड़ा बहुत जानकारी है, उनके लिए ये सारी जानकारियां मैं इस चैनल पर देता आ रहा हूँ। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।